खिज़ां की शाम थी और मौसम खराब था। आसमान पर बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थीं, मगर बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे खराब मौसम में शर्ली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप पर खड़ी थी। काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां थीं। एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ। उसकी नजर जैसे ही शर्ली पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। वो शख्स दराज कद था, ब्राउन बाल और सब्ज आंखें, वजी, खूबसूरत, पुरकशिश और काफी हद तक स्मार्ट दिखाई दे रहा था। शर्ली उसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी। बीच में मेन सड़क थी। वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा उसे घूर रहा था। शर्ली को शायद महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई देख रहा है। शर्ली ने उस समत देखा। उसने एक हैंडसम नौजवान को अपनी तरफ देखते हुए पाया। वो एकदम से घबरा गई। उस नौजवान ने उसकी घबराहट नोट कर ली थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। आसमान पर जोर से बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। शर्ली को खड़े काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने बस का मजीद इंतजार करना तर्क कर दिया और फिर वो पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। इसकी एक वजह तो यह थी कि नौजवान उसे घूर रहा था और दूसरी वजह बारिश का तेज हो जाना। शर्ली के घर में सिर्फ एक छोटा भाई रहता था। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। वो एक ऑफिस में जॉब करती थी, अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। उसे ये भी फिक्र सता रही थी कि वो आज खासी लेट हो चुकी है। उसका भाई स्कूल से कब का आ चुका होगा। इस वक्त न जाने वो क्या कर रहा होगा। इस तरह के अजीब व गरीब वसवसे शर्ली को परेशान कर रहे थे। शर्ली मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रही थी। वो नौजवान भी शर्ली के पीछे दबे पांव चलने लगा था। चलते चलते शर्ली को मुसलसल अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे यूं लग रहा था कि शायद वो नौजवान उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेज कर दिए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शर्ली को एक जगह रुकना पड़ा। उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा। शर्ली ये देखकर ठिठक गई कि वो नौजवान उसके पीछे काफी फासले पर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। जैसे ही इशारा खुला, शर्ली तेजी से आगे बढ़ गई। वो अब अपने घर पहुंच चुकी थी। कुछ देर यूं ही दरवाजे के पास खड़ी लंबे लंबे सांस लेती रही। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो नौजवान शर्ली के घर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा उसे ही देख रहा था। शर्ली के अंदर खौफ पैदा हो गया। वो बेख्तियार जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। उसके भाई जेम्स ने दरवाजा खोला। शर्ली फौरन अंदर आ गई और फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। खिड़की के आगे के पर्दे भी गिरा दिए। शर्ली सोफे पर बेहाल होकर गिर गई। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था, जैसे कहीं से रेस लगा कर आ रही हो। जेम्स शर्ली के पास आकर बैठ गया और उसे देखकर बोला, क्या हुआ शर्ली, आप ठीक तो है ना? जेम्स की आवाज सुनकर शर्ली को जैसे होश आ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जेम्स को गले से लगा लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मौसम खराब था, इसलिए कुछ घबरा गई थी। तुम जाकर आराम करो। शर्ली की जिंदगी में कभी कोई लड़का नहीं आया था। वो गोल्डन बालों वाली और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। वो ऑफिस के काम के बाद घर के कामों में इस कदर मसरूफ रहती थी कि उसने कभी खुद को टाइम ही नहीं दिया। ऑफिस में एक लड़का था जिससे शर्ली की जान पहचान थी, लेकिन वो भी दोस्ती की हद। इससे आगे कभी कोई बात नहीं हुई। आज पहली बार किसी ने शर्ली का घर तक पीछा किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह दहशतज़दा हो गई थी। रात के खाने के बाद जब शर्ली किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, तो अचानक ही उसने बाहर की तरफ देखा और फिर दम बखुद रह गई। वो नौजवान अभी तक उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और शर्ली को ही देख रहा था। शर्ली खौफ से कांपने लगी। बर्तन वहीं छोड़कर भागकर अपने भाई के कमरे में आ गई। जेम्स बेड पर बेखबर सो रहा था। शर्ली जेम्स के साथ उसके बेड पर लेट गई और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। शर्ली को खौफ से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन रात न जाने किस पहर वो गहरी नींद में डूब गई। शर्ली की आंख खुली तो जेम्स को अपने करीब पाया, जो उसे खाली खाली निगाहों से देख रहा था। आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? देखें, आपकी वजह से आज स्कूल से छुट्टी भी हो गई, जेम्स ने शिकायती लहजे में कहा। शर्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी अनजानी जगह आ गई हो। शर्ली ने क्लॉक की तरफ देखा, जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। शर्ली की भी आज ऑफिस से छुट्टी हो गई थी। उसने भी अब ऑफिस जाने का इरादा तर्क कर लिया, क्योंकि लेट आने पर उसे डांट टपट का सामना करना पड़ता। कोई बात नहीं, कल स्कूल चले जाना, शर्ली ने प्यार से जेम्स के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा।
अच्छा, मुझे फिर नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है, जेम्स ने कहा। शर्ली हल्का सा मुस्कुराई और सर को हाँ में जुम्बिश देकर बेड से उठ गई, फिर किचन की तरफ बढ़ गई। शर्ली ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। रात जिन बर्तनों को वो यूं ही छोड़कर चली गई थी फिर समेटने लगी। शर्ली ने निगाह उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लम्हे के लिए तो वो बुत ही बन गई थी। वो नौजवान अभी तक वहीं खड़ा था। शर्ली ने जल्दी से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे अब इस लड़के से खौफ आने लगा था। शर्ली कुछ देर यूं ही खड़ी रही, सोचती रही, क्या ये लड़का कल शाम से यहीं खड़ा है? उसे न जाने क्यों ये लड़का पुरस्कार लग रहा था। वो लड़के के इस दीवानेपन से जरा भी मुतासिर नहीं हो रही थी। उसकी नजर में ये पागलपन था। शर्ली के नजदीक इस लड़के की खूबसूरती भी अहमियत नहीं रखती थी। उसने अपने जहन से लड़के का ख्याल निकाल दिया और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। नाश्ता बना लेने के बाद शर्ली और जेम्स टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। अच्छा, मैं क्या बाहर खेलने जाऊं? जेम्स ने मासूमियत से पूछा। शर्ली ने मुस्कुराते हुए जेम्स को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे नौजवान का ख्याल आ गया जो कल से उनके घर के बाहर डेरा डालकर खड़ा हुआ था। शर्ली को यह परेशानी सताने लगी कि कहीं वो जेम्स को बाहर निकलता हुआ देखकर उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने जेम्स को बाहर खेलने से मना करना मुनासिब समझा। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, आज घर के अंदर ही खेल लो। शर्ली का लहजा सख्त देखकर जेम्स रूहानसा सा हो गया। शर्ली उसको प्यार करने लगी, लेकिन वो मजबूर थी और बेबस थी। मैं तुम्हें किसी दिन पार्क ले जाऊंगी, शर्ली ने नर्म लहजे में कहा। जेम्स ने नाश्ता छोड़ दिया। वो नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। शर्ली को गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से शर्ली को अपने भाई के साथ मजबूरन ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा था। शर्ली उठकर जेम्स के पास गई। वो मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रहा था। शर्ली का घर जरा आबादी से दूर था। आसपास सिर्फ घास और दरख्त थे। शर्ली ने मोहब्बत में आकर जेम्स को पीछे से गले लगा लिया और कहने लगी, चलो कोई इंडोर गेम खेलते हैं। ठीक है, जेम्स भी खुश हो गया और फिर दोनों ही खेलने लगे। अभी गेम खेलने बैठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। तुम खेलो, मैं अभी आती हूं, शर्ली ने प्यार से कहा और उठ खड़ी हुई। शर्ली ने हॉल में आकर कॉल रिसीव की। फोन उसके ऑफिस के बॉस का था। शर्ली, तुम आज क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, शर्ली ने झूठ बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बस यही पूछना था। यस सर, शर्ली ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो वापस जेम्स के कमरे में आ गई। वो दोनों बैठकर फिर खेलने लगे। रात हो चुकी थी। शर्ली ने जेम्स को कहानी सुनाई, फिर वो गहरी नींद सो गया। शर्ली ने जेम्स के कमरे की लाइट ऑफ की और खुद हॉल में आकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फोन की घंटी बजी। शर्ली फोन की घंटी पर चौंकी और हैरानी से सोचने लगी, इस वक्त कौन हो सकता है? किसका फोन हो सकता है? ये सोचते हुए उसने फोन उठा लिया। कई दफा हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन बंद कर दिया और दोबारा टीवी देखने लगी। एक बार फिर फोन की घंटी बजी। शर्ली ने हैरत से फोन की तरफ देखा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात सर उठा रहे थे। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि फोन करने वाला वही नौजवान है। शर्ली ने इस बार फोन नहीं उठाया, यूं ही फोन को देखती रही। फोन के ऊपर कोई नंबर भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से शर्ली के दिल में मजीद खौफ पैदा होने लगा। शर्ली छोटे छोटे कदम लेती खिड़की के पास आ गई और हल्का सा पर्दा सरका कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने सुकून की सांस ली और वापस अपने कमरे में आ गई। इस बार शर्ली की नजरें टीवी के बजाय फोन पर थीं और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फोन दोबारा बजने लगा। पहले पहल तो शर्ली सोच रही थी कि अगर वो फोन करने वाला नौजवान है तो उसे उसका नंबर कैसे मिला, और उमूमन उसकी सहेलियां इस वक्त फोन नहीं करती थीं, लेकिन यहां तो मामला ही समझ से बाहर था। फोन पर नंबर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं चल सकता था कि फोन करने वाला कौन है। शर्ली अब काफी परेशान हो चुकी थी। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शर्ली ने कांपते हुए हाथों के साथ रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शर्ली ने जल्दी से फोन बंद कर दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस नौजवान का खौफ शायद शर्ली के दिल में बैठ गया था। शर्ली की हालत अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि फिर फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। इस बार शर्ली को गुस्सा आ गया। उसने फोन उठाकर तकरीबन चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो मुझसे?
तुम्हें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी और फिर साथ ही राब्ता कट गया। शर्ली के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने फोन वापस पटक दिया और उसके बाद फोन की तारें खींचकर निकाल दी ताकि वो दोबारा फोन ना करे। फोन करने वाला वही नौजवान था। शर्ली दहशत के मारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी टांगे समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह जेम्स स्कूल जाने के लिए तैयार था और शर्ली ऑफिस जाने के लिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठिठक गए। घर के दरवाजे के अंदर कोई बॉक्स पड़ा था जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शर्ली का खौफ से बुरा हाल हो गया क्योंकि दरवाजा तो बंद था। ये बॉक्स अंदर कैसे आ गया? उसे पता लगाने में देर नहीं लगी कि यह काम उसी नौजवान का था। कभी उसे भूत प्रेत का ख्याल आता लेकिन वो रद्द कर देती। शर्ली उस बॉक्स को हैरान हैरान नजरों से घूर रही थी। ये किसने भेजा है शर्ली? जेम्स को वो बॉक्स देखने में बहुत अच्छा लगा। शर्ली ने जेम्स की बात का जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और बॉक्स को उठा लिया। फिर दरवाजा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। शर्ली ने बॉक्स खोला तो अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थीं। शर्ली ने वो चॉकलेट्स का बॉक्स बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया और घर को ताला लगाकर जेम्स के साथ उसके स्कूल की जानिब चल पड़ी। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब शर्ली घर आई तो जेम्स पहले ही स्कूल से आ चुका था। घर की चाबी शर्ली ने जेम्स को दे रखी थी क्योंकि जेम्स की शर्ली से पहले छुट्टी हो जाती थी। वो ताला खोलकर अंदर आ सकता था। जेम्स भागता हुआ शर्ली के पास आया और मुसरत भरे लहजे में उससे कहने लगा, आपके लिए कोई कुछ देकर गया है? शर्ली को हैरत का झटका लगा। वो समझ गई कि यह हरकत जरूर उस नौजवान ने की होगी। कौन था वो? कोई लड़का था, बहुत अच्छा था। उसका नाम जैक था, जेम्स ने खुशी से बताया। क्या देकर गया है वो? जेम्स अपने कमरे में गया और एक फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। शर्ली ने फूलों का गुलदस्ता जेम्स के हाथों में से ले लिया। फूलों के बीच एक कार्ड भी मौजूद था जिस पर लिखा था, लव फ्रॉम जैक। शर्ली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और जेम्स से बेयकीनी से कहने लगी, वो दिखता कैसा था? जेम्स ने उसका हुलिया बताया। शर्ली के रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी नौजवान का हुलिया था। फिर शर्ली ने फूलों का गुलदस्ता उठाया और उसे भी दरवाजा खोलकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। खबरदार, आइंदा तुमने उस शख्स से बात नहीं करनी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेम्स कुछ घबरा सा गया और फिर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद शर्ली को एहसास हुआ कि उसे जेम्स से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। शर्ली जेम्स के कमरे में गई और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी, मुझसे नाराज हो? कोई जवाब नहीं दिया। शर्ली हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा चलो पार्क चलते हैं। जेम्स खुश हो गया। फिर वो दोनों तैयार होकर पार्क की तरफ चल पड़े। नौजवान जैक एक दरख्त के पीछे से निकला और उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसने कूड़ेदान में पड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को भी देख लिया था। वो धीरे से मुस्कुराया और उनके पीछे चल पड़ा। जेम्स पार्क में खेलता रहा और शर्ली एक तरफ बेंच पर बैठ गई। जैक कुछ फासले पर दूर खड़ा होकर शर्ली को देखने लगा। शर्ली को महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा है। उसने उसी सम देखा तो जैक खड़ा था। शर्ली कांप कर रह गई और उसे खौफ भरी नजरों से देखने लगी। शर्ली को हैरत थी कि वो नौजवान यहां भी पहुंच गया, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? शायद ये नौजवान मुसलसल उसके ताक़ुब में रहता है या फिर यहां मिल जाना कोई इत्तेफाक है। शर्ली ने जेम्स को आवाज दी और जेम्स भागता हुआ शर्ली के पास आ गया। चलो बहुत खेल लिया, आओ घर चलें। शर्ली ने फूली हुई सांस के साथ कहा। इतनी जल्दी? जेम्स ने मुंह बनाया। हाँ, शर्ली ने दो टोक अंदाज में कहा और जेम्स को लेकर घर आ गई। शर्ली ने घर आते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दी। सब ठीक तो है ना? जेम्स ने शर्ली को परेशान पाकर पूछा। शर्ली ने मुस्कुराने की कोशिश की और इस्बात में सर हिला दिया। रात खाने के बाद जेम्स सो गया, लेकिन शर्ली को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से जैक का ख्याल नहीं जा रहा था। बार बार उसका चेहरा शर्ली की आंखों के सामने घूम रहा था। शर्ली काफी देर यूं ही बेड पर लेटी करवटें बदलती रही, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। शर्ली उठकर हॉल में आ गई और फिर टीवी को ऑन कर दिया। शर्ली अभी टीवी पर चैनल सर्च कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। शर्ली ठिठक गई, हैरत भरी निगाहों से दरवाजे को देखने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है? न जाने क्यों शर्ली का दिल कह रहा था कि दरवाजे की घंटी बजाने वाला कोई और नहीं, जैक ही है। शर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो शशदर रह गई।
रात के पूरे 12 बज रहे थे। शर्ली सोफे पर बैठी दरवाजे को देखती रही। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजने लगी। शर्ली घंटी की आवाज पर ऐसे चौंकी जैसे नींद से बेदार हो गई हो। वो अब डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के पास जाकर शर्ली लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे गुस्सा और हैरत थी कि वो नौजवान जैक शर्ली से खुलकर सामने आकर बात क्यों नहीं करता है, क्यों ऐसी हरकतें करके मुझे परेशान कर रहा है। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजने लगी। शर्ली ने झट से दरवाजा खोल दिया और यह देखकर दम बखुद रह गई कि बाहर कोई नहीं था। शर्ली का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो उल्टे पांव घर के अंदर आ गई और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आकर लेट गई। खुद को अच्छी तरह चादर के अंदर लपेट लिया। उसका दिल रोने और चीखने को चाह रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे शर्ली की डरते डरते आंख लग गई। रात के किसी पहर अचानक शर्ली की आंख खुल गई। शर्ली ने सोने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। शर्ली को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसकी आंख क्यों और कैसे खुली। अचानक बाहर हॉल में कोई आहट हुई। शर्ली होशियार हो गई। शर्ली जल्दी से बेड से उतरी और अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली। अपना कान दरवाजे के साथ लगाकर बाहर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद शर्ली को जेम्स का ख्याल आया। न जाने कहां से उसके अंदर हौसला आ गया। उसने हाथ में हॉकी पकड़ी और आहिस्तगी से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर लपकी। उसने दबे कदमों के साथ हाथ में हॉकी पकड़े घर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन सब कुछ ठीक था। वो जेम्स के कमरे में गई। वो सुकून से बेखबर सो रहा था। शर्ली ने सुकून का सांस लिया। वो वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठ गई। दरवाजे के पास एक बॉक्स देखकर शर्ली की आंखें खौफ से खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसे लग रहा था कि वो अब पागल हो जाएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीज अंदर कैसे आ गई, क्योंकि शर्ली ने पहले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी थीं। शर्ली हाथ में हॉकी पकड़े बॉक्स के पास गई और जमीन पर बैठ गई। उसे उठाकर हैरानी से देखने लगी। बॉक्स के साथ एक पर्ची भी थी। शर्ली ने वो पर्ची देखी। उसमें लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। शर्ली जैक का यह खत पढ़कर खौफजदा हो गई। उसे यकीन हो गया कि यह सब कुछ करने वाला जैक ही था, लेकिन उसे अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करता है। शर्ली ने आगे पढ़ना शुरू किया। इस बॉक्स में तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आया हूं। कल शाम मैं तुम्हारा होटल में इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। लव यू। जैक ने होटल का पता भी अच्छी तरह से लिखा हुआ था। शर्ली ने बॉक्स खोला। उसमें वाकई ब्लैक ड्रेस था। शाम होने तक शर्ली ने हतमी फैसला कर लिया था कि वो अब जैक से जरूर मिलेगी। वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी। शर्ली ने आज जेम्स को नहीं बताया था कि वो कहां जा रही है और किससे मिलने जा रही है। उसने नहा धोकर जैक का दिया हुआ ब्लैक गाउन पहन लिया, जो उसकी टांगों से कुछ ही ऊपर था। शर्ली उस ब्लैक ड्रेस में परिस्तान से आई हुई कोई परी मालूम हो रही थी। उसने अपने गोल्डन बालों में ब्रश फेरा और उन्हें अपनी कमर में फैला दिया। उसका हुस्न मेकअप का मोहताज नहीं था, बस होंठों पर हल्की सी सुर्खी लगा ली। उसने पांव में छोटी हील वाले जूते पहने और हाथ में पर्ची उठा ली जिसमें होटल का पता लिखा था। फिर वो घर से निकल पड़ी। शर्ली ने घर को लॉक किया। उसका दिल घबराने लगा था। उसको जेम्स को अकेला घर छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर शर्ली ने एक ठंडी आह भरी और हर तरह के खौफ को अपने जहन से निकालकर चलने लगी। सड़क पर आकर उसने एक टैक्सी वाले को हाथ का इशारा किया। वो टैक्सी उसके सामने आकर रुक गई। उसने टैक्सी वाले को वो पर्ची दिखाई जिस पर होटल का पता लिखा हुआ था। टैक्सी वाले ने वो पता पढ़कर हैरत से शर्ली को देखा और कहने लगा, मैडम, इस जगह तो ऐसा कोई होटल नहीं है। शर्ली हैरत से चौंक कर टैक्सी वाले को देखने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा शायद इसे कोई गलत फहमी हुई है या फिर ये उस होटल तक कभी ना गया हो। उसने हैरत से कहा, हाँ, तुम चलो, हम देख लेंगे। टैक्सी वाले ने जोर देकर कहा, आपने शायद पी रखी है। शर्ली को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि जैक ने अगर पता लिखा है तो वाकई कोई ऐसा होटल जरूर होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि शर्ली ने आज तक खुद उस होटल के बारे में कभी नहीं सुना था। माफ कीजिए, आप किसी और के साथ चली जाइए, टैक्सी वाले ने बेजारी से कहा और टैक्सी स्टार्ट करके आगे चला गया। शर्ली अभी सोच ही रही थी कि उसके सामने एक आलीशान, खूबसूरत और बहुत लंबी चौड़ी ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। शर्ली ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक आदमी बाहर आया कि उसके सामने एक आलीशान, खूबसूरत और बहुत
और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर शर्ली से बड़े अदब से कहने लगा, मैम क्या आप होटल जाना चाहती हैं? शर्ली को हैरत का झटका लगा। आपको कैसे मालूम? हमें सर जैक ने भेजा है, हम उनके मुलाजिम हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। शर्ली ने इस बात में सर हिला दिया और गाड़ी की पिछली सीट पर बड़ा जमान हो गई। उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। शर्ली सोच रही थी कि जैक को कैसे पता चल गया कि वो यहां खड़ी हुई है। गाड़ी बहुत ही बड़ी और आरामदेह थी। शर्ली ने सोचा कि शायद जैक बहुत अमीर है। शर्ली को 3 बार यूं महसूस हुआ जैसे वो आदमी उसे बैक मिरर से देख रहा है, लेकिन जब शर्ली देखती तो ऐसा कुछ ना होता। शायद ये उसका वहम था। सफर खामोशी से तय हो गया। वो आदमी गाड़ी से निकला और पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। शर्ली गाड़ी से बाहर आ गई। हैरानी से सामने होटल को देखने लगी, जो काफी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता था, जैसे इबादत गाह हो। शर्ली को वहमो गुमान में भी ना था कि वो होटल इतना खूबसूरत होगा। उसने उस जगह के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन इस जगह उसने होटल पहली बार देखा था। शर्ली आहिस्ता आहिस्ता धड़कते हुए दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब शर्ली होटल के दरवाजे के पास पहुंची तो एक शख्स ने मुस्कुराते हुए होटल का दरवाजा खोल दिया। शर्ली ने सोचा शायद ये सब उसकी आमद के बारे में जानते होंगे। वो होटल के अंदर आ गई। होटल की लड़कियों ने उस पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। शर्ली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए फूल अपने ऊपर से झटक दिए और आगे बढ़ने लगी। शर्ली इतना बड़ा खूबसूरत आलीशान वसी व अरीज होटल देखकर हैरान हो गई। ये होटल उसकी तवक्को से बढ़कर था। पूरा होटल रोशनियों से जगमगा रहा था। एक दराज कद नौजवान पैंट कोट में मलबूस शर्ली की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। शर्ली उसको देखकर रुक गई। वो नौजवान पीछे मुड़ा तो शर्ली की सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। वो जैक था। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, जैक ने गर्मजोशी से कहा, जबकि वो जैक को देखकर सहम गई। जैक ने उसको सर से पांव तक देखा और मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर नरमी से कहने लगा, मुझे इजाजत दो डार्लिंग। जैक उसको लेकर एक खूबसूरत टेबल के पास आया। जैक ने शर्ली के लिए कुर्सी पीछे की। वो कुर्सी पर बड़ा जमान हो गई। जैक उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। काफी देर शर्ली को देखने के बाद जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक की तारीफ करने पर शर्ली ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा नजरें नीचे झुका ली। जैक ने एक वेटर को इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो खाना ले आया और टेबल पर सजा दिया। ये सब क्या है? शर्ली ने पहली बार लब खोले। ये मेरा प्यार है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम अब भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? जैक ने संजीदगी से कहा। शर्ली को जैक का ये अंदाज कुछ अजीब सा लगा। वो उसे देखती रह गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कुछ खाओ, खास तुम्हारे लिए है। मध्यम रोशनियों में किसी अजनबी लड़के के साथ उसका यह पहला डिनर था। उसे इस किस्म की चीजों का कतई कोई तजुर्बा न था। शर्ली ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शर्ली ने नजरें उठाकर जैक की तरफ देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के बीच लिए अपनी थोड़ी के नीचे रखकर शर्ली को प्यार से देख रहा था। तुम नहीं खाओगे क्या? शर्ली ने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो फिर खाना छोड़कर बैठ गई। हकीकत में उसके दिल में खौफ आ गया था, कहीं खाने में कुछ मिला हुआ ना हो। जैक ने भवें उचकाकर शर्ली को देखा। ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूं। वो उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। किसी को डिनर पर मदऊ किया जाता है तो इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाता है, और मैं अकेले ही खा रही हूं। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जैक शर्ली की बात पर कहका मारकर हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, जैक ने कहा और खुद भी उसके साथ खाने लग गया। खाने से फारिग होने के बाद जैक ने शर्ली से कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? शर्ली ने तजस्सुस से पूछा। अपनी आंखें बंद करो, जैक ने कहा। शर्ली उसकी बात पर हैरान रह गई। वो आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, अंदर से घबरा रही थी। जैक हल्का सा जेरे लब मुस्कुराया और शर्ली की कैफियत भांप कर बोला, अच्छा ठीक है, ना करो। एक वेटर जैक के इशारे पर ब्लैक रंग का एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर आया। शर्ली तजस्सुस से बॉक्स को देखने लगी कि इसमें क्या है। जैक ने वो बॉक्स खोला। उसमें से बहुत ही खूबसूरत लॉकेट निकालकर शर्ली के पीछे आया और उसके गले में पहना दिया। 4 मुलाजिम एक बहुत बड़ा शीशा लेकर आए और शर्ली के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शर्ली लॉकेट को देखकर हैरान रह गई।
ये क्या है? ये डायमंड है, जैक ने कहा। शर्ली गले में पहने लॉकेट को हाथ लगाकर शीशे में देख रही थी। ये तो बहुत ही महंगा है। उसने शर्ली का कोई जवाब नहीं दिया। उसने 4 मुलाजिमों को इशारा किया और वो शीशा लेकर वहां से चले गए। जैक अपने घुटनों के बल शर्ली के सामने जमीन पर बैठ गया और अपना हाथ शर्ली की तरफ बढ़ाकर मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मेरे साथ डांस करोगी? शर्ली ये सुनकर कांप गई, लेकिन उसके पास कोई चारा न था। उसने ना चाहते हुए भी अपना हाथ जैक को दे दिया। कुछ दूर कुछ लड़के धीमी आवाज में वायलिन बजाने लगे। जैक ने शर्ली को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। शर्ली कुछ घबराने लगी। फिर वो दोनों डांस करने लगे। शर्ली जैक से मुतासिर होती जा रही थी। इस वक्त वो जैक के बहुत करीब थी। वो उसे कुछ ज्यादा ही पुरस्कार लगने लगा था। जैक के जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। शर्ली को लगा कि यह उसका वहम है। उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। तुमने मुझे पहली बार कहां देखा था जैक? शर्ली ने नर्म लहजे में पूछा। बस स्टॉप पर, और वहीं देखकर मेरा दिल रुक गया था। शर्ली की कमर अब जैक के सीने पर थी। जैक ने शर्ली को सीधा किया और बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? शर्ली जैक की आंखों में आंखें डाले देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। आई लव यू, जैक ने प्यार भरे लहजे में कहा। वो एकदम से दूर हो गई। वो उससे मुतासिर तो हो गई थी, लेकिन वो उसकी बात का क्या जवाब दे? उसने अभी यह फैसला नहीं किया था। जैक उसे मुसलसल देख रहा था। अब वो होटल से बाहर आ गई। जैक आराम से मुतमईन होकर चलता हुआ शर्ली के पीछे आया, लेकिन होटल के दरवाजे पर रुककर उसे जाता हुआ देखने लगा। शर्ली अब भागने लगी थी, सीढ़ियों से उतर रही थी। वो घर की तरफ जा रही थी। शर्ली ने घर आकर दरवाजा बंद किया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर जोर जोर से हाँफने लगी। शर्ली अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शर्ली घंटी की आवाज सुनते ही चौंकी। कौन है? उसने अंदर ही से पूछा। जैक, बाहर से आवाज सुनाई दी। वो हैरान थी कि जैक इतनी जल्दी उसके पीछे यहां कैसे आ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बिल्कुल सामने बेहद हसीन नौजवान जैक अपने लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। तुम ऐसे पागलों की तरह वहां से क्यों भाग गई? जैक ने दरवाजे पर ही खड़े होकर पूछा। शर्ली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? शर्ली ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। हकीकत यह थी कि वो नहीं चाहती थी कि जैक अंदर आए। गाड़ी पर, जैक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। कहां है गाड़ी? शर्ली ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। चली गई, मैंने ड्राइवर से कहा और वो चला गया। तुम हंस क्यों रहे हो? शर्ली ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। तुम बहुत अजीब हो, मुझे न जाने क्यों तुम पुरस्कार लगते हो। शर्ली ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। कुछ देर बाद शर्ली जो जैक से मुतासिर हो रही थी, जैक की बातें सुनकर उसका फिर उसके बारे में ख्याल बदल गया। जैक संजीदा हो गया। क्या हम बैठकर तफसील से बात कर सकते हैं? जैक का इशारा घर की तरफ था। शर्ली समझ गई थी। नहीं, तुम चले जाओ, मैं पहली बार आया हूं। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे भाई जैक से भी मिलना चाहता हूं। आइंदा मेरे भाई से दूर ही रहना, शर्ली ने सख्त लहजे में कहा। जैसा तुम चाहो, मैं तो यहां यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मेरे प्रपोजल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम ना भी करोगी तो मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, जैक ने संजीदा लहजे में कहा। शर्ली उसका यह अंदाज देखकर सहम गई। मैं कुछ थोड़ा सोचकर जवाब दूंगी। जैक ने कुछ देर गहरी नजरों से शर्ली को देखा और फिर ओके कहकर वापस जाने के लिए पलट गया। जैक के जाते ही शर्ली ने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से पर्दा सरकाकर उसे जाता हुआ देखने लगी। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो शर्ली ने घबराकर पर्दा आगे कर दिया। जैक मुस्कुरा दिया और फिर चलने लगा। ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था। शर्ली ने कैंटीन से कॉफी और कुछ बिस्किट्स खरीदे और फिर वो वापस केबिन की तरफ आ रही थी कि उसकी टक्कर फ्रैंक से हो गई, जो शर्ली का कुलीग था। शर्ली ने माजरत खा लहजे में कहा। उसे वाकई पता ना चला था कि फ्रैंक आ रहा है। ओहो, कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था, फ्रैंक ने खुशगवार लहजे में कहा। फ्रैंक वही था जो शर्ली का अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद फ्रैंक शर्ली के बराबर आकर बैठ गया। शर्ली सोचों में ऐसी गुम थी कि उसे फ्रैंक के आने का पता ना चला। आजकल कहां खोई खोई रहती हो? फ्रैंक की आवाज पर शर्ली चौंक पड़ी, जैसे नींद से बेदार हो गई हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
फ्रैंक के लहजे में हमदर्दी थी। शर्ली वाकई उस दिन से खोई खोई सी थी और परेशान सी रहने लगी थी। जब से उसकी जिंदगी में जैक आया था, वो काफी हैरान और परेशान रहने लगी थी। शर्ली ऑफिस का भी काम ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही थी। फ्रैंक काफी दिनों से ये बात नोट कर रहा था। फ्रैंक की आवाज ने उसे फिर चौंका दिया। फिर उसने फ्रैंक से कहा, तुम क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? शर्ली ने बेबसी से कहा। शर्ली को जैक के कहे हुए अल्फाज याद आ गए, मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। वो फ्रैंक को इस मामले में घसीटकर मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। देखो, कुछ भी है हिम्मत ना हारो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा राजदान बनकर रहूंगा, फ्रैंक ने मजबूत लहजे में कहा। उस वक्त शर्ली को किसी ऐसे ही साथी की जरूरत थी जिसके कंधे पर सर रखकर वो रोते, वो बोलती जाए और वो सुनता जाए। शर्ली ने सोचा कि शायद वाकई फ्रैंक कोई हल निकाल लेगा, इसलिए शर्ली ने हामी भर ली। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहां नहीं। शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, सुकून से बैठकर बातें करेंगे, शर्ली ने कहा। ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, फ्रैंक ने कहा। शर्ली ने इस बात में सर हिला दिया और फ्रैंक के कंधे पर सर रख दिया। जैक ऑफिस से कुछ फासले पर खड़ा था। उसने दोनों को इतना करीब देख लिया था, उसकी आंखें शोले उगलने लगीं, उसका खून खौल रहा था। उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और वहां से चला गया। शाम को शर्ली जाने के लिए तैयार थी। उसने जेम्स को बता दिया था कि वो फ्रैंक के साथ बाहर जा रही है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। शर्ली ने जेम्स को सख्ती से ताकीद की कि वो उसके जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और घर में ही रहे। अगर दरवाजे की घंटी बजे तो भी ना खोले। जेम्स वैसा ही करता जैसे शर्ली कहा करती थी। फिर जेम्स ने वादा किया कि वो कोई गलती नहीं करेगा और ना ही बाहर जाएगा। दोनों की गुफ्तगू खत्म हुई तो दरवाजे की बेल बजी। शर्ली ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेम्स की तरफ देखकर बोली, मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। शर्ली ने जेम्स के गाल पर बोसा दिया और फिर जेम्स ने शर्ली के गाल पर। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिमाग में न जाने ऐसा क्या आया कि वो पीछे मुड़ी और हाथ में घर का ताला पकड़ लिया। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें अंदर बंद कर रही हूं, शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। जेम्स हंस पड़ा और फिर वो अपने कमरे में चला गया। शर्ली ने दरवाजा खोला। ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर कोई भी नहीं था। शर्ली ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। शर्ली को तशवीश हुई कि फ्रैंक नहीं आया तो घंटी किसने बजाई है। फिर अगले ही लम्हे शर्ली समझ गई, ये हरकत जरूर जैक की होगी। शर्ली वापस पलटी तो उसके कदमों ने कुछ छुआ। शर्ली ने नीचे देखा तो वो बहुत बड़ा बॉक्स था जो कि बंद था। शर्ली को यकीन हो गया कि यह भेजने वाला जैक ही है। शर्ली ने वो बॉक्स उठाया। वो काफी भारी था, जैसे उसमें कोई वजनी चीज हो। उसने बमुश्किल उसको उठाया और दरवाजा खोलकर फिर अंदर घर में आ गई। अंदर आकर वो एक सोफे पर बैठ गई। वो बॉक्स को खोल रही थी। जैसे ही शर्ली ने वो बॉक्स खोला, उसके हलक से दिल को लर्जा देने वाली चीख बुलंद हुई। वो दहशत के मारे चीखने लगी। जेम्स अपने कमरे से भागता हुआ आया। इससे पहले कि जेम्स वो बॉक्स देखता, शर्ली ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बॉक्स के अंदर फ्रैंक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन फ्रैंक का सर सही सलामत था। उसका सर गर्दन से अलग कर दिया गया था। फ्रैंक के पूरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। सिर्फ चेहरा छोड़ दिया गया था ताकि शर्ली पहचान सके ये लाश किसी और की नहीं बल्कि फ्रैंक की थी। शर्ली ने जेम्स को उसके कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। शर्ली बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। सिसकते हुए और कांपते हुए बॉक्स के पास आई। उसके साथ जो खत था उसे उठाकर फिर पढ़ने लगी। कहा था ना कि मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, तुम्हें पाने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी बात को इजी लिया और नजरअंदाज कर दिया। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि मैं मजाक नहीं करता। मान जाओ वरना और खून बहेगा। शर्ली ने वो खत पढ़कर फाड़ दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये किस जुर्म की सजा मिल रही है। फ्रैंक की मौत का वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो काफी देर तक वहां बैठी आंसू बहाती रही। उसके बाद शर्ली कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। शर्ली ने इंस्पेक्टर जॉनसन को सारा वाकया सुना दिया। इंस्पेक्टर जॉनसन ने बड़े तहम्मुल से शर्ली की सारी बातें सुनी। फिर कहने लगा, क्या आप उसका हुलिया बता सकती हैं? जी जी, मैं बता सकती हूं, शर्ली बोली और फिर जैक का हुलिया बताने लगी। एक आदमी स्केच बना रहा था।
स्केच मुकम्मल हो जाने के बाद इंस्पेक्टर जॉनसन ने कहा, क्या आपको यकीन है कि वो लड़का ऐसा ही है? इंस्पेक्टर जॉनसन ने उलझी हुई निगाहों से पहले स्केच को देखा और फिर शर्ली को देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूं, शर्ली ने जोर देकर कहा। सॉरी मैडम, फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? शर्ली हैरान और परेशान होकर बोली। जब आपका दुश्मन इंसान ही नहीं है तो फिर हम आपकी क्या मदद कर सकेंगे? ये लड़का आज से 23 साल पहले एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था, इंस्पेक्टर जॉनसन ने धीमी आवाज में कहा। शर्ली को लगा जैसे जमीन घूम गई हो और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा हो, लेकिन अगले ही लम्हे शर्ली को जैक की पुरस्कार हरकतें याद आने लगीं, जिनको देखकर वो भी कभी कभी ऐसा ही सोचती थी। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? शर्ली ने एक बार फिर तस्दीक चाही। क्यों नहीं, इंस्पेक्टर जॉनसन ने एक एहलकार को जैक के कत्ल केस की फाइल लाने को कहा। एहलकार फाइल लेकर आया, फिर वो फाइल शर्ली देखने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा, यह लड़का बहुत मशहूर मौसीकार का बेटा था, इसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में सारा खानदान इकट्ठा था। इसी दौरान में उनके दुश्मनों ने पूरे घर को आग लगा दी और घर के तमाम अफराद जलकर राख हो गए। उनके मरने के बाद वहां कोई नहीं जाता, कहते हैं कि उनकी रूहें भटक रही हैं। उनके जिन रिश्तेदारों ने आग लगाई थी वो भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। जैक के खानदान और उनके खानदान के बीच चूहे बिल्ली की लड़ाई जारी रहती थी। जैक को अपने दुश्मन खानदान की एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उसका नाम शर्ली था। वो भी जैक से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जब लड़की के खानदान वालों को इन दोनों की मोहब्बत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने शर्ली को मार दिया। जैक के मरने के ठीक 2 दिन बाद जिन लोगों ने उसे मारा था वो भी मारे गए और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। इंस्पेक्टर जॉनसन ने गहरी सांस लेकर बात खत्म कर दी। शर्ली बुत बनकर बैठी हुई थी, वो तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी थी। अब आप घर जाएं, इंस्पेक्टर जॉनसन ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा। शर्ली ना समझने के से अंदाज में उठ गई और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। शर्ली घर वापस आई तो यह देखकर ठिठक गई कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े मौजूद नहीं थे और जेम्स के कमरे का लॉक भी खुला हुआ था। शर्ली जेम्स के कमरे में गई, लेकिन वो कमरे में नहीं था। शर्ली परेशान हो गई और पूरा घर छान मारा। फिर अचानक जेम्स वॉशरूम से बाहर आया। शर्ली भागती हुई उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। जेम्स ठीक ठाक था। यह दरवाजा कैसे खुल गया? मैं तो बाहर से बंद करके गई थी। पता नहीं, शायद खुद ब खुद खुल गया हो, जेम्स ने मासूमियत से कहा। शर्ली पूरा घर ढूंढ चुकी थी, लेकिन फ्रैंक की लाश कहीं नहीं मिली। शर्ली यहां से घर छोड़ देने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन फिर उसने ये सोचकर ख्याल रद्द कर दिया कि वो जहां भी जाएगी जैक वहां पहुंच जाएगा। शर्ली अभी बर्तन धोकर फारिग ही हुई थी कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा और वो दम बखुद रह गई। अब पहले से ज्यादा वो जैक से खौफजदा हो रही थी। जैक बाहर ट्रक के नीचे लगे हुए झूले पर झूल रहा था और शर्ली को संजीदगी से देख रहा था। जैक को देखकर शर्ली को कोई हमदर्दी नहीं हुई थी कि उसे कैसे मारा गया था। अगर वो फ्रैंक का कातिल ना होता तो शायद शर्ली को उससे हमदर्दी हो जाती, लेकिन उससे शादी करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मरा हुआ था। शर्ली ने पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और खौफ के मारे कांपने लगी। थोड़ी देर बाद शर्ली ने पर्दा सरकाकर देखा, जैक अभी तक वहीं मौजूद था। शर्ली ने दोबारा पर्दा आगे गिरा दिया। शर्ली ने लंबी लंबी सांसें भरी और हाथ में हॉकी पकड़ ली। अब शर्ली ने सोचा वो डर खत्म करके हिम्मत से काम लेगी। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, लेकिन अब बाहर जैक नहीं था। वो वापस पलटी ही थी कि झूले की आवाज सुनकर रुक गई। शर्ली ने डरते डरते पीछे देखा। जैक अब बैठा हुआ नजर आ रहा था। शर्ली खौफजदा होकर अंदर आ गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर के बाद शर्ली सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी। जैक की आवाज ने उसे फिर रोक दिया। शर्ली खौफ के मारे कांपने लगी क्योंकि आवाज उसके पीछे से आई थी। शर्ली ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। जैक वहां खड़ा हुआ था। शर्ली दहशत के मारे दीवार के साथ लग गई। क्या क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहां से प्लीज। मेरी जान छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुर्दा हो, शर्ली ने चीख कर कहा। शर्ली की बात सुनकर जैक का खून खौल उठा। उसने शर्ली को हवा में लटका दिया। शर्ली चीख रही थी। जैक उसे कभी इधर और कभी उधर हवा में लहराता रहा। शर्ली की चीखें सुनकर जेम्स नींद से बेदार हो गया। वो जब बाहर आया तो उसने शर्ली को हवा में लटके हुए पाया। वो जैक को पहचान गया था। जेम्स जैक के पास आया
और उसके पेट में 2-3 मुक्के मारने लगा। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो शैतान कहीं के, जेम्स उसे मारते हुए चीख रहा था। जेम्स चले जाओ यहां से प्लीज। जैक इसे छोड़ दो, शर्ली चिल्लाई। जैक ने जेम्स को इतनी जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया कि वो मासूम पूरी ताकत से दीवार के साथ टकराया। उसका सर फट गया और थोड़ी ही देर में वो जान से हाथ धो बैठा। जैक ने शर्ली को छोड़ दिया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। वो जेम्स की तरफ तेजी से भागने लगी। उसने जेम्स का सांस और दिल की धड़कनें चेक की। शर्ली की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भाई की मौत का यकीन हो गया था। जेम्स की आंखें ऐसे खुली हुई थीं जैसे मरने से पहले कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। शर्ली के सामने जेम्स की मौत हो गई थी। वो जेम्स को गोद में लेकर रोती रही और जैक खड़ा चुपचाप देखता रहा। शर्ली ने जेम्स को प्यार से जमीन पर रखा और खूंखार नजरों से जैक को घूरा। शर्ली उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैक का एक ही हाथ उस पर पड़ा। वो दूर जाकर मेज पर गिरी और मेज के शीशे किरची किरची हो गए। शर्ली काफी जख्मी हो गई थी। कुछ शीशे उसको चुभ भी गए थे। शर्ली फिर हिम्मत करके दोबारा उठी, लेकिन जैक ने फिर अपना हाथ का इस्तेमाल किया और शर्ली दूर जाकर दीवार से पूरी ताकत से टकराई। शर्ली का सर दीवार के साथ टकराकर फट गया था। उसमें अब उठने की सकत भी नहीं रही थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और फिर वो बेहोश हो गई। शर्ली की जब आंख खुली तो वो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। उसके बदन पर जगह जगह सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं। शर्ली के पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी थी। फिर पुलिस आ गई। उसने फ्रैंक के टुकड़े इकट्ठे किए, जेम्स को भी दफना दिया। शर्ली की सांसें चल रही थीं, इसलिए उसे फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। शर्ली की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा घूम रहा था। शर्ली ने दाएं जानिब देखा तो जैक शीशे की दीवार के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। शर्ली को उसकी शक्ल देखकर गुस्सा आ गया। वो उठने लगी। उसने अपने जख्मों की भी परवाह नहीं की और लंगड़ाते हुए रूम से बाहर आ गई। शर्ली, मेरी बात सुनो, जैक ने कुछ कहना चाहा। शर्ली ने उसे जोर से धक्का दिया। वो शर्ली के पीछे लपका। उसने अस्पताल की 5 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी और जैक दम बखुद रह गया। शर्ली जैक का होना नहीं चाहती थी। शर्ली ने जैक की आंखों के सामने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी। जैक छत से नीचे शर्ली के मुर्दा जिस्म को देख रहा था, जिसके इर्द गिर्द अब एम्बुलेंस और पुलिस वाले जमा हो गए थे। जुनून किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, वो मोहब्बत का हो या नफरत का, दोनों का अंजाम बुरा ही होता है।